ये भी मैंने सुना है, मतलब ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, छत्तीसगढ़ में सबसे एक्सपेंसिव सिंगर आप हैं। जैसी भैया की एंट्री होती है, मैंने भैया को करवाया कि हाँ। आप सुपरस्टार नितिन स्टेज पे दुबे जी हमने भैया को आ रहे इंट्रोड्यूस हैं, किया। हाँ। फिर मजाक सो जाता हूँ। अच्छा, ये बात मेरे को आज पता चल रहा है कि तू सो जाता है ना? वाह, क्या बात है। 2026 के आखिरी या 2027 की शुरुआत में आपको देखने को मिल जाएगी मूवी। नितिन भैया उसमें रहेंगे एज एन लीड एक्टर। मुंगा काड़ी नितिन भैया, मुंगा काड़ी। तो मैं सच बोलूं तो मुझे नहीं पता कि मेरे प्रति लड़कियों में क्या दीवानगी है। मुझे तो नहीं, हमारा चैनल भाभी नहीं देखेगी। कि अभी आप सूर्य को पूछोगे कि तुम इतना तेज क्यों चमक रहे हो, तो क्या क्या बात है, वाह वाह वाह। जय जोहार, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है जीरो वर्स, क्योंकि हर कहानी जीरो से ही शुरू होती है। मेरा नाम है मयंक और मेरे साथ है एंकर आरजे अरविंद। बिल्कुल। तो स्टूडियो 7 प्रेजेंट्स जीरो वर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राम राम, जय जोहार, संगवारी हो। कोशिश करेंगे कि दोनों ही भाषाओं का हम प्रयोग कर सके, क्योंकि हमारी ऑडियंस, हम लोग खुद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ के कलाकारों से आपको मिलवाएंगे, उनके बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। और हिंदी हमारी मातृभाषा है तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो हमारे पॉडकास्ट में दोनों भाषा का प्रयोग हम करने वाले हैं। राइट मैम? बाकी किसी को इंग्लिश आती है तो वो भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको नहीं आती वो बात अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं जीरो वर्स को। और शुरुआत करने के लिए इससे बेहतरीन क्या हो सकता है अरविंद भैया कि खुद सुपरस्टार हमारे बीच में, और वो कौन है ये मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताता हूँ। ये एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 25 साल पूरे कर लिए हैं छत्तीसगढ़ में, अपने गायन के क्षेत्र में सुपर हिट होते हुए पूरे 25 साल कंप्लीट कर लिए हैं। एक वो दौर था जब अपने ही गाने को प्रमोट करने के लिए, अपने गानों की सीडीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुंह में कपड़ा बांधकर लोगों तक जाकर अपने गाने को पहुंचाया लोगों तक। और आज का ये दौर है कि जब उनके शो की ही अनाउंसमेंट हो जाती है तो हज़ारों लोग सैकड़ों किलोमीटर से उनके पास चले आते हैं सिर्फ उनके कुछ बेहतरीन गाने सुनने के लिए। और जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो इसीलिए क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैंने कुछ काम किया है, और ये कितना कुछ है, ये 25 सालों का दौर है जो कि 2 दशक से भी ज़्यादा होता है। तो क्यों ना आप सभी के बीच स्वागत करें उनका, जिन्हें आप छत्तीसगढ़ का मेलोडी किंग कहते हैं, जिन्हें आप छत्तीसगढ़ रत्न कहते हैं। आप सभी के बीच हैं सुपरस्टार नितिन दुबे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भैया बहुत बहुत स्वागत पहले तो। दूसरा कि 25 साल होने की बधाई। स्वागत। और ये छोटा सा हमारे तरफ से ये भैया छोटी सी भेंट, स्वागत। और 25 साल पूरे करने में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। और ये हमारा भी सौभाग्य रहा है मयंक कि आपने भी भैया के शो पे उनके साथ शिरकत की है। और मुझे भी वो मौका मिला है, मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि नितिन दुबे स्टार नाइट में, द सुपरस्टार नाइट, नितिन दुबे द सुपरस्टार नाइट, जिसको होस्ट करने का हमें मौका मिला है। और आज इस पॉडकास्ट को हम होस्ट कर रहे हैं और हमारे सबसे पहले गेस्ट नितिन दुबे जी हैं। नितिन भैया जिन्हें हम कहते हैं, ये सौभाग्य अभी हमें प्राप्त है। हम बड़ा भाई मानते हैं, भैया हमें छोटा भाई मानते हैं, वैसा ही ट्रीट करते हैं। दोस्तों, बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में इतना बड़ा सुपरस्टार हमारे साथ है। और हम उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे, उनकी मुलाकात आपसे करवा पा रहे हैं। फिलहाल ओवर टू यू मयंक, क्योंकि इस पॉडकास्ट को पूरा टेक ओवर आप करने वाले हैं। मैं बस बीच में थोड़ा बहुत बोल लूँगा भाई। बिल्कुल। तो पहले बधाई के साथ भैया शुरू करते हैं। और एक जो मेरी रिसर्च काम कर रही थी, पहला मैं वही दागने वाला ही था कि 25 साल हो गए आपको, और दूसरा एक गाना आपका मनमोहनी गांव के गोरिया जी, वो भी 25 साल पूरा कर रहा है जी। सेम डेट पे एक गाना रिलीज हुआ था आज से 25 साल पहले जी, आई थिंक 3 अप्रैल 2001 को एक गाना रिलीज होता है मनमोहनी गांव के गोरिया जी। 25 साल बाद 2026 3 अप्रैल 2026 को फिर से वही गाना आप नए दौर के लोगों के साथ, नया एक ट्रेंड के साथ लेकर के आ रहे हैं। एक तो वो 25 साल, दूसरा मैंने ये सुना है कि आप उसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं। जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ बनाने की इच्छा है भैया? वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना कि नहीं बना ये मैं नहीं जानता, लेकिन शायद वर्ल्ड म्यूज़िक में जहाँ तक मैं जानता हूँ ये पहली बार हो रहा है कि कोई सॉन्ग 25 साल पहले जिस डेट पे रिलीज़ हुआ था 25 साल बाद वो सॉन्ग उसी डेट पे आया। ये तो एक शायद रिकॉर्ड ही होगा, या तो छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक में, या मुझे लगता है वर्ल्ड म्यूज़िक में भी ऐसा शायद ही पहली बार, मतलब इससे पहले हुआ हो, तो ये पहली बार हो रहा है। और ये तो रिकॉर्ड से ज़्यादा मेरे लिए दर्शकों का प्यार है। बिल्कुल। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा रिवार्ड वही है, रिवार्ड अवार्ड सब कुछ है
कि भाई 25 वर्ष पहले एक लड़का, 19-20 साल का एक लड़का, जिसने अपने गायन की शुरुआत की ऑडियो कैसेट के दौर से, ऑडियो कैसेट से मैं, तुम जानते हो कि आज हम इतने टेक्नोलॉजी क्या क्या देख लिए हम, CD DVDs है ना, फिर वो मेमोरी कार्ड वाले हाँ वो सब आया, उसके बाद डिजिटल आया, इंटरनेट की दुनिया आई, आज यूट्यूब का ज़माना है, ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है। तो इतने सफ़र को तय करते हुए आज भी दर्शक मुझे स्वीकार करते हैं, आज भी मेरे कॉन्सर्ट्स में हज़ारों की भीड़ होती है, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतना व्यूअरशिप है, ये मतलब सिर्फ मेहनत से नहीं हो सकता है, ये दर्शकों का मतलब अटूट प्यार है मेरे प्रति। तो ये तो सौभाग्य है ही कि मैं इस 3 अप्रैल 2026 को 25 वर्ष पूरा कर रहा हूँ और वही गीत लेके आ रहा हूँ जिस गीत से मेरे शुरुआत की थी, मतलब जहाँ से सब शुरू हुआ था। और बिल्कुल एक चीज़ और है भैया कि मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने 20 साल की उम्र में एक एल्बम किया होता और मैं 25 साल बाद उसमें लीड एक्टर, मुझे नहीं लगता कि मैं काम कर पाता एज अ लीड एक्टर। कुछ नुस्खा होगा भी, आप ऐसे एकदम फ्रेश एंड फिट हो सकते हैं? हाँ, नुस्खा देखिए, कोई भी चीज़ तो यूं ही आपको प्राप्त नहीं होती है। अब मैं फिटनेस पे थोड़ा ध्यान रखता हूँ कि मतलब खान पान पे भी ध्यान रखता हूँ कि मतलब अपन फैटी ना हो जाए, फिट दिखें, है ना। और चूंकि हम जिस बिजनेस में हैं और जिस काम में है, यहाँ फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कॉन्सर्ट्स में भी हम आप लोग तो देखिए, मैं नॉन स्टॉप बिना रुके 4 से 5 घंटा गाता हूँ। भैया मेरी शिकायत है, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, हाँ। ये मैं बाद में करने वाला था, लेकिन मेरी बहुत बड़ी शिकायत है आपसे। बताओ। मतलब सौभाग्य है मेरा कि मेरे को आपके साथ काम करने का मौका मिलता, इवन हम दोनों को काम करने का मौका मिलता, बिल्कुल। लेकिन मेरी बहुत शिकायत है भैया। क्या शिकायत? आपके पास कॉल आता है, आप शो ले लेते कि हाँ ये शो है फला फला अमाउंट में होगा, और आप बोल देते कि कितने देर करेंगे, आप बोलते 3 घंटा करूँगा, भैया आप 4 घंटा आप अकेले गा देते। वो भी आप नॉट कि गाते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, तगड़ा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद शर्मिला गाती है 1 घंटा, शरद भैया गाते हैं 1 घंटा, कॉन्सर्ट 5 घंटे का हो 5 घंटे भैया, ये 3 घंटे कमिटमेंट के बाद 5 घंटा, ये थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं है। वो एक्चुअली क्या है, मैं इसको बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं, ये अक्सर, मैं दूसरों का शो तो नहीं जानता, लेकिन मेरे शो में क्या होता है कि जैसे 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, तो मैं देखता हूँ दर्शकों की संख्या बढ़ते जाती है। आप तो देखे हो ना, मतलब अगर एक कॉन्सर्ट में मेरे अगर 20,000 अगर ऑडियंस आई है, तो वो आखिरी तक वो 22-23 हज़ार हो जाते हैं, 2-3 हज़ार लास्ट तक बढ़ जाते हैं। तो वो जो दर्शक बैठे होते हैं वो जा रहे नहीं होते हैं, और उनकी फरमाइशें आ रही होती हैं, और वो ख़त्म नहीं हो रही होती हैं। आप देखो कि 5 घंटा गाने के बाद भी कुछ लोगों का शिकायत होता है कि भैया वो गाना नहीं सुना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा, मेरे कॉन्सर्ट्स में मुझे जब पता चला कि लोग 50-50 किलोमीटर दूर से आते हैं, 100-100 किलोमीटर दूर से आते हैं, कई बार तो लोग 200-200 किलोमीटर दूर से भी कई लोग मुझसे मिलने आते हैं, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग इतने दूर से आए हैं उनके लिए मैं अपने मतलब पूरा दमखम लगा के, पूरी जोश के साथ उनको अपना बेस्ट दूँ। तो ये मेरी सोच होती है। मैं सिर्फ कॉन्सर्ट को कॉन्सर्ट नहीं समझता हूँ, एक्चुअली कॉन्सर्ट को मैं एक सेवा समझता हूँ। देखिए, ये हमारी रोजी रोटी है और इससे 2 पैसा मिलता है, हमारा घर चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसको सेवा भाव से ही करता हूँ। अगर मैं बिजनेस भाव से करता तो 3 घंटे का कमिटमेंट में 3 घंटे में बंद कर देता ना। हाँ, 2 घंटे एक्स्ट्रा क्यों आता? बिल्कुल। तो इसका जो 2 घंटे का जो एक्स्ट्रा है, उसका तो कोई मैं एक्स्ट्रा चार्ज लेता नहीं हूँ। और ये भी मैंने सुना है, मतलब ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, छत्तीसगढ़ में सबसे एक्सपेंसिव सिंगर आप हैं। सबसे, हाँ, सबसे ज्यादा बजट अगर किसी के शो में लगता है वो आप हाई जो चार्ज करते हैं वो आप हैं, हाईएस्ट पेड सिंगर। ये कहाँ से तुमको पता ये चला? ऐसा थोड़ा करते रहते हैं भी आप। गुप्त रिसर्च है। अच्छा, हमारे जो सूत्र हैं, जो हम ही दोनों नहीं, हाईएस्ट पेड हूँ कि नहीं मुझे ये पता नहीं, लेकिन हाईएस्ट प्यार पाने वाला तो हूँ मैं। ये बात तो क्योंकि आप YouTube पे देखेंगे भाई, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला छत्तीसगढ़ी सिंगर मैं हूँ। और ये मैं कोई घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, अभिमान से नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके ये बता रहा हूँ कि कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं। तो पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यार प्यार ही है। अब अगर मैं हाईएस्ट पेड सिंगर हूँ तो क्या दिक्कत है यार, 3 घंटे के बदले 5 घंटा गाता हूँ ना। अच्छा है, बिल्कुल, वो तो शिकायत है, वो तो हमारी शिकायत है। तो हाँ, तो भाई अब भाई आप देखे होंगे, मैं किसी सिंगर या किसी दूसरे सिंगर की मैं कोई किसी का कमी नहीं निकाल रहा हूँ, सभी अच्छे आर्टिस्ट हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन आप अक्सर देखे होंगे कि लोग 3 या 4 गाना गाने के बाद ब्रेक ले लेते हैं। आप तो जाते ही होंगे ना। ये तो, लेकिन मैं पहला स्टार्ट करता हूँ, पहला गाना, और 4.5 से 5 घंटे लगातार परफॉर्म करता हूँ बिना रुके, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं खुद होस्ट करता हूं भैया के साथ। जैसी भैया की एंट्री होती है, मैंने भैया को करवाया कि आप
सुपरस्टार नितिन स्टेज पे दुबे जी हमने भैया को आ रहे इंट्रोड्यूस हैं। किया। हाँ फिर मजाक सो जाता हूँ। भाई ये कारनामा मैं तो नहीं कर पाया, मैं जाके सोता तो नहीं हूँ, पर हाँ इतना जरूर है कि आराम से बैठ जाता हूँ, पानी पी लिए, कुछ खाना है खा लिए। अच्छा ये बात मेरे को आज पता चल रहा है कि तू सो जाता है ना? वाह, नहीं बताना मैं था। अलार्म लगा के 5 घंटे का सो जाता हूँ। अब तेरे पीछे एक आदमी लगाऊंगा मैं, देखो कहाँ गया बोल के। नजर रखो इस पे। या आपकी एनर्जी जो स्टेज पे होती है, जो ये लोग प्यार मेरा देते भी हैं ना, यही सवाल था। ये मतलब कैसे आता है, मतलब कहाँ से आता है भैया, भैया इतना? थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ये ऑडियंस का प्यार है, हाँ। तो क्या आप इसका श्रेय ऑडियंस को देना चाहेंगे कि वो जो लगातार 4-5 घंटे हाई एनर्जी होती है, क्या सीक्रेट है इसका? कितने, कैसे ये इतनी एनर्जी आप कैरी करते हैं? ये इसके पीछे बस एक ही चीज़ है कि अभी आप सूर्य को पूछोगे कि तुम इतना तेज क्यों चमक रहे हो, तो क्या होगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। अभी आप गुलाब को पूछोगे कि वो तुम ऐसे क्यों महक रहे हो, तो क्या बताएगा? तो आप मुझसे पूछोगे कि नितिन भैया आपकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो मैं क्या रिप्लाई करूँगा? वो शायद इनबिल्ट है, शायद मैं वो एनर्जी लेके पैदा हुआ हूँ, मेरे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद होगा, मेरा समर्पण होगा कि मैं नहीं थकता हूँ, है ना? मैं तो मतलब शूटिंग्स पे भी जाता हूँ तो मैं काफ़ी समय तक लेट नाइट तक शूट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं आ रहा हूँ आज दिन भर और रात भर शूट रख लो, बोलता हूँ। तो बोलता है रख तो ले सर, वो साथी कलाकारों का क्या होगा? तो मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मैं स्टार्ट हुआ तो फिर बस। अच्छा दूसरा चीज़ क्या है कि मैं जहाँ जन्म लिया रायगढ़, तो वहाँ पे क्या है कि मैं रायगढ़ में बूढ़ी माँ का मंदिर है, तो हम वहाँ जब जाते थे मम्मी के साथ हम दर्शन करने जाते थे, तो वहाँ मांदर लेके लोग जसगीत गाते हैं, तो वहाँ बैठ के उस मंडली में मैंने घंटों गाया है। तो मुझे लगता है कि वो बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है। और मेरे पास ही चंद्रसेनी माँ का मंदिर चंद्रपुर, और मेरे पहला भक्ति वीडियो एल्बम जिसमें मैंने एज एन एक्टर काम किया था, पहला गाना एज ए सिंगर तो मनमुनी गाँव गोरी है, लेकिन जो एज एन एक्टर मैं काम किया हूँ वो है चंद्रसेनी अमर कथा। बिल्कुल, 2-3 घंटे का था वो। हाँ वो 2-3 घंटे का था। आप जब आज भी जब चंद्रपुर जाएंगे आप, तो ऐसे एक थी निर्दयी पुलिस हवलदार है, अपन के नाम को ले कला पुलिया के ऊपर ले फेंक दी, तो वो जो गाथा मैंने गाया था बड़ा पॉपुलर था। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि एक सिंगर अपने एक्टिंग का डेब्यू चंद्रसेनी माँ की गाथा से कर रहा हो। और मुझे लगता है कि वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे माँ चंद्रसेनी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और बूढ़ी माँ का आशीर्वाद तो मिला ही। तो शायद ये देवियों का और देवी जो स्थल है उनका, उनके मिट्टी का उनका कुछ आशीर्वाद है जो मेरे अंदर इतने देर तक आप जो बोल रहे हैं एनर्जी, शायद ये वहीं का एनर्जी है। माता रानी के साथ साथ साईं बाबा का भी काफ़ी आशीर्वाद है आपके ऊपर। जी। एक लौते मुझे ऐसा लगता है आप छत्तीसगढ़ के सिंगर हैं जिनके गाने सीडी में भी आज भी बजते हैं, आज भी बसते हैं। क्योंकि मैं खुद गया हूँ और मैंने गाने सुने। जी जी। प्राउडली मेरे को अच्छा लगता है वहाँ बताते हुए कि जिनका गाना बज रहा है वो हमारे छत्तीसगढ़ के। जी जी जी। ये कैसे हुआ था भैया? ये ऐसा हुआ था कि जब ऑडियो कैसेट के दौर के बाद जब सीडी का दौर आया, तो 2008-9 के पास पायरेसी बहुत बढ़ गई थी। तो उस वक्त छत्तीसगढ़ी एल्बम कम बन रहे थे। एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक ढलान सा आ गया था, और आर्टिस्ट लोग मतलब बहुत परेशान हो रहे थे कि मतलब इतना पायरेसी हो रहा है हमारे यहाँ। तो उस वक्त हम लोग के पास काम भी कम हो गया था, तो उस वक्त हम लोग अदर स्टेट के भी कुछ काम कर रहे थे, क्योंकि अंततोगत्वा तो हमको अपना घर परिवार भी चलाना है। तो उस वक्त मुझे एक म्यूज़िक कंपनी से साईं भजन का ऑफ़र आया, बड़ी छोटी सी म्यूज़िक कंपनी थी, और उन्होंने एक एल्बम बनाया। फिर वो एल्बम बनते बनते वो म्यूज़िक कंपनी का अर्थव्यवस्था बिगड़ गया। तो बाद में मुझे ऐसा लगा कि इतना अच्छा प्यारा भजन एल्बम है, तो फिर मैंने ही उसमें फिर अपने ही पैसे लगा करके उस एल्बम को कंप्लीट किया, और फिर हमने खुद ही रिलीज़ किया उसको, चलो शिरडी धाम। वो उसके जो भजन थे वो, अब चूँकि हमने ही रिलीज़ किया था तो आसपास के राज्यों में हमने उसकी मार्केटिंग की, तो उड़ीसा में, झारखंड में, यहाँ पे भजन चलने लगे। तो भजले साईं प्रभु का नाम, तेरे बन जाएंगे बिगड़े काम, और बहुत सारे गाने, सुबह शाम मैंने ये काम कर लिया, तो साईं नाम लिया, ये सारे गाने वहाँ खूब चले। उसके बाद वो एज ए साईं भजन सिंगर लोग मुझे बुक करने लगे। तो मैं जब वहाँ भजन गाता था तो मेरी भजन की प्रस्तुति लोगों को अच्छी लगने लगी, और मैं छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में जाने लगा। फिर 2011-12 में मेरे कॉन्सर्ट महाराष्ट्र में भी होने लगे, तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें और काम करना चाहिए। तो फिर मैंने कुछ बड़े लेवल पे काम किया, और फिर मैंने बॉलीवुड सिंगर सुरेश वाडेकर जी और साधना सरगम जी के साथ एल्बम किया, साईं का सजदा, जो मुंबई की म्यूज़िक कंपनी अल्ट्रा म्यूज़िक से रिलीज हुई। और वो एल्बम सारे इंडिया में वो माने पॉपुलर हुआ। तू साईं साईं बोल रहे, साईं का सजदा, तुझमें साईं मुझमें साईं, आओ साईं, साईं तेरी कृपा जो हो जाए, खिचड़ी खिला दे साईंनाथ। तो ये सारे गाने इतने हिट हुए कि पूरे इंडिया में लगभग साउथ के 1-2 राज्य छोड़ दे तो मेरे ख्याल से मैं
मोर देन 15 राज्यों में, 15 से ज़्यादा राज्यों में मैंने कॉन्सर्ट किए और बहुत सारे प्रोग्राम होने लगे। एक वक्त ऐसा होता था कि 30 दिन में हम 25 दिन साईं संध्या ही करते थे, तो बहुत सारा शो किया। आज भी मैं वो भजन संध्या करने, साईं बाबा के भजन संध्या करने के लिए उड़ीसा जाते रहता हूँ, झारखंड, वेस्ट बंगाल में जाते रहता हूँ। तो ये कृपा तो रही मेरे ऊपर, असीम कृपा रही कि छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक, साईं भजन, माता जसगीत, एक्टिंग, लाइव परफॉर्मेंस, हर जगह मुझे बहुत प्यार मिला। ये बात है। बॉलीवुड से एक चीज़ याद आई है मेरे को, मनमोहनी गांव के गोरे जो फर्स्ट जो रिलीज हुआ था, लोग ये नहीं मानते थे कि वो गाना आपने गाया। वो लोग, क्योंकि मैं सुना हूँ, मैं उस बात का सबूत हूँ कि मुझे भी लोगों ने कहा है कि नितिन दुबे का गाना नहीं है, विनोद राठौर ने गाया है। और ये तब मैं जानता था कि ये आपने गाया हुआ है जी। तो मैं लोगों को जब कन्विंस नहीं कर पाया था कि ये आपने गाया है, आपने कैसे कन्विंस किया? ये क्या, ये थ्योरी क्या है, विनोद राठौर ने गाया, ये कैसे चल गया? यार मैं देखो, ऐसा है ना कि जब मैं आया था 2001 में, तो उस वक्त के जो बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर्स हुआ करते थे वो कुमार शानू, विनोद राठौर, उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, अभिजीत जी। तो ये सबसे बड़े, जैसे आज अरिजीत सिंह का नाम है ना, जैसे आज जुबिन नौटियाल वगैरह बड़े सिंगर्स हैं, तो उस वक्त कुमार शानू, विनोद राठौर, अभिजीत और उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, ये सारे जितने सिंगर, ये नंबर 1 सिंगर होते थे। तो जो भी सिंगर आता था अधिकतर इनसे इन्फ्लुएंस होकर ही आता था, उनका प्रभाव उनकी सिंगिंग पे दिखता था। तो मैं किशोर कुमार जी को बहुत फॉलो किया हूँ, बचपन से ही किशोर कुमार जी के गाने बहुत गाया हूँ। तो मेरी आवाज़ में उस वक्त, मैं चूँकि ऑर्केस्ट्रा, हिंदी ऑर्केस्ट्रा में बहुत गाता था, तो कुमार शानू जी और विनोद राठौर जी के भी गाने स्टेज में गाया करता था। तो वो कहीं ना कहीं एक खुशबू आ गई होगी मेरी आवाज़ में। तो जब मैंने वो गाना गाया तो ऑडियो कैसेट में वो गाना हिट हुआ। मैं आपको एक कॉमेडी बात बताता हूँ, हास्य बात बताता हूँ, हंसोगे। जब वो एल्बम रिलीज हो गया, और वो एल्बम रिलीज होते ही एक बम के जैसा फटा, चारों तरफ वो गाने बज रहे थे। मैंने तय दीवानी मैं दीवानी एल्बम था और उसमें 8 गाने थे, और मुझे पहला ये जो गाने का ब्रेक था वो दिलीप सड़ंगी भैया ने दिया था। तो अब गाने चारों तरफ बज रहे थे। तो संडे का दिन था, हमारे संडे रायगढ़ में इतवारी बाजार होता है, आप जानते हो है ना, गोपी टाकीज के सामने लगता है। हाँ, तो वहाँ पे इतवारी बाजार लगता था। तो मम्मी ने बोला जाओ बेटा सब्जी लेके आओ। अब साइकिल होती थी हमारी उस वक्त, स्टूडेंट्स है ना, तो हम साइकिल में ऐसा झोला टांगे और भाई हम इतवारी बाजार निकल गए। वहाँ जब मैं गया तो आप देखेंगे, जब इतवारी बाजार आप जाओगे तो सामने एक आलू और प्याज का बहुत बड़ा शॉप होता था, जिसमें बहुत सारा आलू और प्याज और बहुत। तो वहाँ पे एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर में वो ऑडियो कैसेट बज रहा था, मनमोहनी गाँव गोरिया पढ़े भर जाओ थे सरिया। भाई मेरा काला चौड़ा अपना गाना भाई। अब उम्र ही क्या थी, 19 साल का, मैं कोई ज़्यादा परिपक्व भी नहीं था। तो मैं एकदम खुश हो गया, बोले वाह मेरा गाना बज रहा है, क्या बात है। और मैं वहाँ उनके पास गया और आलू वाले को पूछा, अच्छा जानते हो ये जो गाना बज रहा है ये कौन गाया है? तो वो आलू वाला बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, ये तो विनोद राठौर गाया है। तो बोला विनोद राठौर गाया है? बोला अरे विनोद राठौर नहीं गाया, ये मैं गाया हूँ। तो मेरे को वो ऐसा देखा, अच्छा मैं शुरू से ही दुबला पतला हूँ और उस वक्त तो और बहुत दुबला पतला था। तो मुझे देखा ऐसे करके, बोले यार तू कपड़े में हैंगर है कि हैंगर में कपड़ा है? बोले कहाँ विनोद राठौर की बुलंद आवाज़ और कहाँ तुम यार 40 किलो के भी नहीं हो। तो यकीन नहीं मानोगे, मैं ये प्रूफ करने के लिए कि वो गाना मैंने गाया है, उस आलू और प्याज के दुकान के सामने में खड़ा होकर के जोर से चिल्ला चिल्ला के गाने लगा, देखो देखो मेरी आवाज़ सुन, देखो देखो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो बहुत देर तक वो देखा, और जब सच में मैं गाने लगा तो उसको लगा नहीं यार यही गाया है बोल करके। तो वो कैसेट जो था उसने निकाला कैसेट, और अब कैसेट में क्या होता था, पहले जो फ्रंट पेज होता था ना, उस पे सीनियर्स का फोटो होता था। तो दिलीप भैया की फोटो थी, हमारी फोटो पीछे कहीं वो चिड़िया के दाने जो होते हैं ना, वैसे छोटा सा पीछे कहीं था। तो मैं बोला देखो वो उधर जो 7वां 8वां नंबर का फोटो देख रहे हो ना, वो मेरा फोटो पहचानो। अब वो बेचारे को चश्मे के बिना दिखे नहीं, तो ऐसे वो देखा, बोला मेरे को छत्तीसगढ़ी बोला दिखा तो नहीं है ना। तो हमारे यहाँ क्या है कि महाराज बोलते हैं, ब्राह्मणों को महाराज बोलते हैं। तो मेरे को बोले महाराज, बोला दिखत तो नहीं है, कहाँ तो फोटो कर कैसे करके देखा होगा। उसके बाद बोला अच्छा अब ते कहा था तो हम मान लेते हैं करके, है ना। फिर वो चालू हुआ। उसके बाद में जब जाने लगा तो वो पता नहीं उस आलू वाले के दिमाग में क्या बात हुई, उसने मुझे बुलाया, बोले महाराज अगर ये गाना लगते गाया हंस ना तो एक ठीक काम करे, मैं साइन कर दे। बोला तो बोला मैं साइन कर दूँ? बोला मैं क्यों साइन करूँ? बोला का पता कल तो स्टार बन जाए। तो तो पता नहीं वो आलू वाला भी कहाँ है, वो मेरा साइन रखा कि नहीं रखा, लेकिन मैंने अपना पहला साइन वहाँ किया भाई। क्या बात है, क्या बात है भैया। वो आलू वाले भैया कहीं साइन दिखे फोटो खींच के भेजो हम भी देखे।
क्या पहला ऑटोग्राफ होता? अब ऑटोग्राफ बोल लो या साइन बोल लो, मेरे लिए तो साइन था भाई, मैं तो उस वक्त ऐसा कोई पॉपुलर था नहीं, है ना, तो मेरे लिए तो एक साइन ही था, मैंने कर दिया। अब उसके लिए और वो बहुत प्यार से मतलब उसने मुझे बोला कि आप यहाँ साइन कीजिए, तो ऑटोग्राफ भी बोल सकते हैं। ऑटोग्राफ ही हो गया वो एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भैया का पहला ऑटोग्राफ था जो उन्होंने कैसेट के ऊपर दिया आलू वाले को। आलू वाले। और अभी हजारों लोग करते रहते हैं अभी वाला। अब तो सेल्फी का जमाना है, अभी ऑटोग्राफ से है। लगे वो भैया वो फील अच्छा याद है। एक सेल्फी होता है, एक ऑटोग्राफ होता है, किसमें ज्यादा फील है मतलब? हाँ वो ऑटोग्राफ ठीक था। एग्जैक्टली। ऑटोग्राफ में क्या होता था कि सेलेक्टेड लोग आते थे जिनके पास कॉपी पेन होता तो वही आते थे। अभी ऑटोग्राफ लेना तो आपको एक पेन लाना पड़ेगा, कॉपी लाना पड़ेगा। अभी क्या है, सबके पास मोबाइल है यार। अभी क्या होता है, देखिए मैं सबका प्यार, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम इसको इस काबिल समझते हैं, लेकिन क्या होता है हम कॉन्सर्ट कर लेते हैं 4-5 घंटे के बाद ना हम लोग बहुत थके होते हैं। बिल्कुल। दूसरों का तो नहीं पता, मैं तो पूरा पसीने में स्नान कर लिया रहता हूँ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी होटल जाऊँ, कपड़े उतारूँ, फ्रेश हूँ, थोड़ा नहाऊँ, थोड़ा फ्रेश महसूस करूँ। तब तक मेरे लाइव कॉन्सर्ट के बाद एक और लाइव कॉन्सर्ट चालू हो जाता है, वो होता है सेल्फी कॉन्सर्ट। सेल्फी कॉन्सर्ट। तो सेल्फी कॉन्सर्ट में क्या होता है कि हजारों लोग मोबाइल लेके आ जाते हैं, घेर लेते हैं, और उसके बाद सबका अपना एक रहता है, भैया मैं तो सब्सक्राइबर हो ना। अब जैसे ही सब्सक्राइबर बोल दिया तो उसको सेल्फी नहीं दूंगा तो अनसब्सक्राइब कर देगा वो। अब ये भी डर है, हाँ भाई आजा भाई ले ले बोल के, है ना। फिर वो देखो फिर वो मोर भाटो भी आई से, वो भाटो भी आ जाते हैं, फिर काका सवाल। तो सबका प्यार है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब देखो आप हंसो, आप हंसोगे तो कितने देर हंस सकते हो? स्माइल, जैसे आप एक स्माइल दोगे ऐसे करके, अभी आप कितने देर मेंटेन कर सकते हो? अब आप ऐसा करते 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 3-4 घंटे जब निकल जाते हैं, तो 3-4 घंटे ज़्यादा बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से, फिर भी एक घंटा सवा घंटा निकल जाता है। उसके बाद भी इतने सारे लोग होते हैं जिनको एक कॉन्सर्ट में मान लीजिए अगर 20,000 लोग आए हैं, 15,000 लोग आए, 25,000 लोग आए, सबको तो हम सेल्फी नहीं दे पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ सबको दूं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मेरे को महसूस होता है कि अब यहाँ मसल्स में दर्द हो रहा है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है यार वो ऑटोग्राफ वाला ज़माना सही था, वही सही था। तो ठीक है, हर दौर का मज़ा है, इसका भी मज़ा है। हम लोग बहुत खुश होते हैं कि यार चलो इतने सारे मोबाइलों में हमारा फ़ोटो तो है ना। लोग भैया अपने फ़ोटो के अलावा किसी दूसरे का फ़ोटो ना रखें, आज ज़माना ऐसा है। लेकिन आज हमारा फ़ोटो उनके पास है, वो अगले दिन हमें स्टोरी मेंशन करते हैं, कितनी खुशी मिलती है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सही बात। एक चीज़ आई मेरे को, पहले की बात की तो पहले की एक बात मेरे को याद आ रही है। सुसाइड क्यों करना चाह रहे थे आप? सर्च कर लियो पूरा। मेरे को सब पता है, मैं आपके साथ मतलब मेरा सौभाग्य है, मैं 2007 से भैया के साथ काम कर रहा हूँ। 20 साल मेरे को अगले साल हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बोल दूं कि सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। और लेकिन ये भी मैं बताऊंगा कि मैं सुसाइड करना चाह रहा था, इससे बड़ा बात यह है कि मैंने उससे रिकवर किया। मैंने हार नहीं माना। और ये घटना था एक्चुअली जब मैं 12th पास करके, जब मुझे डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी और मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था, तो मैं पीएमटी हमारे बिल्कुल पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट। तो पीएमटी की एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करने के लिए भिलाई आया था और रिसाली सेक्टर में रहता था मैं। और वहाँ पे मैंने 1 साल रह के बहुत पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि समझो कि सूर्य कब उगता था, सूर्य कब डूबता था, मुझे पता नहीं चलता था। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। रात को हमारी टिफ़िन आई और मैं पढ़ रहा था, पढ़ते 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 अचानक सुबह मेरे दरवाजे पे नॉक होता है। मैं दरवाजा खोलता हूँ तो दिन की टिफ़िन आ जाती है। तो मैं बोला अरे, फिर देखा तो मैं अभी रात का टिफ़िन खाया नहीं हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और दिन का उनका टिफ़िन आ गया। मतलब मैं एक दिन में 17-16 इतना तैयारी किया था। रिजल्ट आया, कुछ नंबरों से मैं पीएमटी क्रैक नहीं कर पाया। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी ही मतलब और कुछ रखा नहीं मेरी ज़िंदगी में, और कोई लक्ष्य नहीं, अब मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ऐसा करके हतोत्साहित हो गया। तो मैं फिर भिलाई से रायगढ़ वापस आ गया और साइकिल उठाया और मैं बोला बस यार हो गया, और क्या रखा है ज़िंदगी में, ख़त्म सब कुछ, अब तो है ही नहीं कुछ, इतना पढ़ा क्या फ़ायदा हुआ है। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था मैं। और मैं साइकिल से पहाड़ मंदिर गया। पहाड़ मंदिर रायगढ़ का आप जानते हो, 500 सीढ़ी ऊपर चढ़ा। वहाँ से चढ़ने के बाद मैं बोला अब यहीं से कूद जाता हूँ और जी के क्या करूँगा, डॉक्टर तो बन नहीं पाया। तो उसके बाद कूदने से पहले अचानक मेरे को लगा कि चलो कूदने से पहले यार
हनुमान जी के मंदिर में 1-2 भजन गा लूँ तो शायद मेरी आत्मा भटकेगी नहीं। क्योंकि मैं भी सोचा था कि सुसाइड अगर हम कर लें तो जो सुसाइड कर ले तो उनकी आत्मा भटकती, तो मैं डर भी है कि मैं कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो मेरी आत्मा भटकेगी, है ना। अच्छा, ये भी बता रहा हूँ कि शायद सुसाइड की बात पहली बार कोई इतने हंसी मजाक में बता रहा है। ये बात तो मैं बोला कि नहीं, मैं थोड़ा हनुमान चालीसा गा लेता हूँ। वहाँ बैठा मैं, एक छोटा सा हारमोनियम था, उस पर मैंने हनुमान जी का एक भजन गाया और हनुमान चालीसा गाया। तो वहाँ के जो पुजारी थे वो आए, बोले कौन गा रहे हो भाई, वाह बहुत अच्छा गा रहे हो, 1-2 और सुनाओ। मैं बोला चलो अब तो दुनिया से जाने ही वाला हूँ, 1-2 और सुना देता हूँ। तो मैं बोला चलो यार, एक मरने से पहले 1-2 और गीत सुनाया। तो इतने में वहाँ पे पूजा करने वाले लोग आने लगे, शाम का समय हो गया। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बोले बड़ा अच्छा गाते हो भाई, क्या आवाज़ है तुम्हारी यार, लग रहा है किशोर कुमार गा रहे हैं भाई, तुमको तो एल्बम में ट्राई करना चाहिए, तुम तो कमाल के सिंगर बन जाओगे, तुम तो छा जाओगे, तुम तो स्टार बन सकते हो। मुझे इतना सारा कॉम्प्लीमेंट मिला। तो मैं बोला अरे यार, जब मैं स्टार बन सकता हूँ तो मैं मर क्यों रहा हूँ, है ना। अच्छा हाँ, ये एक 18-19-20 साल के एज का ना सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि दिमाग परिपक्व होता नहीं है। हम कुछ ही सेकंड में बहुत सारी चीज़ों की तरफ हाँ है। तो तुरंत मेरे हिम्मत आया। मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली शायद वो हिम्मत हनुमान जी ने दिया, बजरंगबली जी की वजह से ही मैं आज हूँ दुनिया में। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं गिव अप नहीं करना चाहिए, मुझे वापस फाइट करना चाहिए। और यकीन नहीं मानोगे मयंक, सीढ़ी से उतरते उतरते मेरा जो टारगेट था चेंज हो गया। मैं बोला अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, अभी मेरे को सिंगर बनना है। ये बात। और सीढ़ी तक नहीं उतरते तक मेरे जीवन का उद्देश्य चेंज हो चुका था। मुझे लगा हनुमान जी ने मुझे रास्ता दिखा दिया कि जाओ। तो मैं डॉक्टर बन के अपनी दवाओं से तो लोगों का इलाज नहीं कर सका, लेकिन अपने गानों से मैं लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सुकून दे पा रहा हूँ। तो ये बोल सकते हैं कि लाइफ में दवाओं वाला डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन म्यूजिक में डॉक्टर तो बन ही गए। ये बात मैंने डॉक्टर बना के बना, लेकिन म्यूजिक में के माध्यम से एक सेवा तो कर ही रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि बीच में मैसेज आते हैं कई गानों का कि सर हमारे बच्चे चंदा रे सुनते हैं, सोते हैं, आपका गाना सुन के काते रूप निखार चंदनी हम सुनते हैं तो हमको बड़ा सुकून मिलता है। ये सब गाने कई लोग बोलते हैं सर आपका बर्बाद वाला गाना हमको बहुत दिल को छूता है। तो अगर हमारा गाना चंदा रे हो, चाहे काते रूप निखार चंदनी हो, चाहे चांदनी हो, अगर कोई भी गीत किसी के दिल को सुकून पहुंचा रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक थेरेपी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो म्यूजिक का डॉक्टर तो बन ही गया ना। और जो पीएमटी जिन्होंने भैया का पेपर चेक किया होगा, डॉक्टर क्या पता आपको याद हो, थैंक यू। आप फेल नहीं करते तो सुपरस्टार नितिन नहीं मिलता। और कहा जाता है कि म्यूजिक हैज द हीलिंग पावर। सो उस माध्यम से आप लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ एक हीलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक्स टू डॉक्टर नितिन दुबे। अच्छा, अब भैया गानों की बात जब चली है तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, शायद आपको इसका जवाब नहीं मालूम होगा। हाँ, ये 100% मैं बोलता हूँ। एक फिल्म है जिसमें आपने गाना गाया है और उसमें मैंने एक्टिंग की है। गए गाना हिट होगा पक्का। और गाना अच्छा खासा हिट है, काफी मेलोडियस गाना है। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि जो गाना हिट होगा आप बोल रहे हो, शायद ही आपका ऐसा कोई गाना होगा या नहीं होगा जो जिसने मिलियन क्लब को टच नहीं किया। मेरे हिसाब से एक भी गाना नहीं है। नहीं, कुछ एक हो सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा 2018 के बाद से आज तक नहीं है, ये तो मेरे को पता है। हाँ नहीं, 2018 से लेकर के 2025 की शुरुआत तक लगभग जितने भी गाने गाए उसमें से अगर मैंने जितने भी गाने गाए, एक आध को 2 को छोड़ दें जो कि शायद किसी छोटे चैनल से आए होंगे या कभी मतलब स्टूडियो वर्जन टाइप का रिलीज हुआ होगा, या कोई पुराना गाना लोगों ने दोबारा रिलीज कर दिया, उनको छोड़ के 2018 से लेकर 2025 की शुरुआत तक लगभग मेरे सारे के सारे गाने मिलियन क्लब में गए हुए हैं। तो ये तो है। और अभी थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से हम ये देखते हैं कि म्यूज़िक में कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस आए हुए हैं, तो अभी गाने को फैलने में समय लगता है। तो अभी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन हाँ ये तो है कि 2018 से लेकर अभी तक लगभग मेरे 97-98% सॉन्ग्स लगभग मिलियन क्लब में ही हैं। राइट, बिल्कुल है। क्या बात है। अभी और इसी साल तो आपको पता ही होगा कि इस साल मेरे यूट्यूब चैनल ने एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट 500 मिलियंस व्यूज पूरा किया, 500 मिलियन व्यूअरशिप कंप्लीट किया है। और अभी तो स्थिति है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हर महीने लगभग 6 करोड़ लोग हर महीने 6 करोड़ लोग हर महीने हमारे चैनल को देखते हैं। मैंने उसकी रिपोर्ट भी एक जारी की थी और उसका मैंने पूछा भी था कि बताइए मैं कितना कमाता हूँ। तो वो तो मैंने मजाक में ही कर दिया था, लेकिन ये तो है कि लोग मुझे बहुत देखते हैं। क्या बात है, ये बहुत बहुत बढ़िया बात है।
जबरदस्त। अब वो गाना मैं भैया को हाँ, वो कौन सा गाना बोल रहे थे भाई, कौन सा गाना है? मैं मुझे आज आपको पहली बार वो गाना आखिरेगा। अच्छा, वही मैं बोला, मेरे को ऐसा प्रश्न क्यों कि जिसका आंसर मुझे नहीं पता यार है। मैंने गाया था और आप उस फिल्म में थे। हैं? सुन तो गुइया मोर बत्तियां। गुइया 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 का टाइटल ट्रैक है। टाइटल ट्रैक है। वाह वाह वाह, बहुत प्यारा गाना तो है। ये बहुत एक्चुअली बहुत प्यारा गाना है भैया, बहुत मेलोडियस गाना है, गुइया का टाइटल ट्रैक है। मैं उस फिल्म में हूँ। वाह 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 वाह। और मतलब अगर प्रभु का आशीर्वाद रहा तो अब आपके साथ भी कभी स्क्रीन शेयर करने का मौका ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कोशिश करूंगा भैया इस बात की। जी। गुइया सुपरहिट फिल्म रही है जी, जी। और बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस उसने किया है। जी जब ये फिल्म मैं देखने गया था प्रीमियर पे, जब मैं था, ये गाना जब शुरू हुआ, मैं अरे नितिन भैया की आवाज़ है यार ये तो। उस समय तक मुझे नहीं मालूम था कि उस फिल्म में आपने गाना गाया है। जी जी जी। फिल्म मैं देख रहा था, गाना आया, मैं क्या बात है यार, मतलब मैं बोला दिन बन गया। आज फिल्म रिलीज हुई है, इस फिल्म में मैं हूँ, फिल्म में नितिन भैया ने गाना गाया है और इतना मेलोडियस वो गाना है, फिल्म इतनी शानदार है। जी जी। बहुत शानदार लगा था मुझे, मतलब नहीं, बहुत प्यारा गाना था वो, बहुत ही प्यारा गाना था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमलेश के लिए मैंने पहली बार गाया था। और वो गाने जब गाना मैं गा ही रहता था तो नवल दास मानिकपुर जी, मैं उनको नवल अंकल बोलता हूँ, तो उनका ही लिरिक्स है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार में ही मुझे लगा कि ये क्या ही बेहतरीन गाना है। और मेरे साथ चंपा ने भी गाया है, तो वो डुएट सॉन्ग बड़ा ही अच्छा बन पड़ा। और आज भी लोग उस गीत को बहुत सुनते हैं, स्पॉटिफाई पे उसके लिजनर्स बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब पे तो बिलियन क्लब में है वो, तो है वो गीत। चलो यार, सच बोले थे कि भाई एक ऐसा प्रश्न जिसका आंसर मुझे नहीं पता। खैर मजाक की बात थी भैया। अब मजाक का सिलसिला जब चल ही रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको और छेड़ूंगा, थोड़ा सा और मजाक करूंगा जी। बड़े भाई होते हैं आप, इतना हक बनता है हमारा। तो भैया ऐसा है कि ये जो शानदार खूबसूरत रेशमी जुल्फे हैं जो आपके पास नहीं है। हुआ करते थे यार, एक्चुअली ऐसे ही थे भाई, मतलब नहीं तो एक्चुअली वो तुम लोगों के पास तुम्हारी आवाज़ के अलावा और है भी क्या? यार ये बात भैया ना, दो बार मतलब ये समझ नहीं आया मेरे को, ये तारीफ थी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ मैं। सुनो लोगों सुनो, इनकी दोनों की जो आवाज़ है, क्या बुलंद आवाज़ है आप दोनों की यार, बहुत अच्छी है। वो तो मैं मजाक बोल रहा हूँ कि आवाज़ के अलावा और क्या है, बहुत कुछ है, अच्छी पर्सनैलिटी है। लेकिन आप लोगों की आवाज़ इतनी प्यारी यार, जब मैं आप लोग अनाउंस करते हो और मैं पीछे बैठा रहता हूँ और मेरा अनाउंसमेंट होते रहता है, तो मैं लगता है यार थोड़ा और बोलते यार, दो चार और बोलते, मैं फिर आता है बोल, इतना प्यारा लगता रहता है। सब लोग सुन लो, पेमेंट अगली बार से ज्यादा करना मेरे को। बढ़ाने वाले हैं अपन ऐसा। तो भाई रिकमेंडेशन किसकी मिली है? सुपरस्टार की रिकमेंडेशन मिल रही है। हाँ तो पैसे बढ़ा दे रहे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ना भाई, देखिए जो भी देख रहे हैं वो ये बात। हाँ, वो हमारे इन दोनों प्यारे भाइयों को बुक कीजिए। और देखिए मेरे कहने पे इनको जो पेमेंट आप देते हैं उसको थोड़ा डबल कर दीजिए, गजब। डबल पेमेंट में बुलाइए, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है ना, वो एक के अंदर एक आवाज़ नहीं, एक के अंदर दो लोग की आवाज़ है, बुलंद आवाज़। जैसे हम बोलते हैं ना नमस्कार दोस्त, इनकी आवाज़ है नमस्कार दोस्त, तो ये दो आवाज़ है, तो पेमेंट डबल होनी चाहिए। जीवन भी है। अच्छा, ये जीवन के मतलब मेरे मैनेजर पे ही पहले नियम लगा दो ना। भाई कुल मिला के बात ये है कि आज भी दिन बन गया। हाँ, प्रॉफिटेबल बन गया, मजा आने वाला है। तो भैया की जुल्फों की बात हो रही थी। हाँ। मेरे भी वैसे ही हुआ करते थे भाई, तू हल्के में ले रहा है क्या? भैया ने टी शर्ट पहनी है, भैया ने कॉलर तक बाल आ रहे हैं, मेरे भी वैसे ही आते थे कॉलर तक। तो आपके नहीं है, भैया के अभी भी है, दौर चला गया। तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि भैया ये जो रेशमी जुल्फे हैं, मतलब आज भी इतनी लड़कियां दीवानी हैं ऑब्वियसली। है क्या? हाँ बहुत। वो आपको भले नहीं पता चलता होगा, तो मतलब कॉलेज के दौर में या स्कूल के टाइम पे लड़कियों की क्या दीवानगी रही होगी, ये अगर जरा आप हमें बताएं तो। मैं सच बोलूं तो मुझे नहीं पता कि मेरे प्रति लड़कियों में क्या दीवानगी है, मुझे तो नहीं, हमारा चैनल भाभी नहीं देखेगी। इसको कट कर लेंगे, ये थोड़ा पर्सनल रख लेंगे इसको। हाँ, तो अभी क्या है देखिए कि ये जो मेरा आप बोल रहे हैं बाल है ना, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का राज है कि यार बचपन में हमने नदी में बहुत नहाया है। नदी में हम लोग को मतलब मुझे लगता है कि केलो नदी हमारे जो रायगढ़ की नदी है, तो हम लोग क्या होता है कि रायगढ़ में थोड़ी पानी की समस्या भी थी, पानी की सप्लाई उतनी प्रॉपर नहीं होती थी, तो हम लोग अक्सर क्या होता था रोज़ नहाने के लिए नदी ही जाते थे हम लोग। तो बरसों नदी में नहाया हमने, तो नदी के पानी का कुछ होगा प्रभाव है ना, कि पता नहीं, आई डोंट नो क्या है, तो वो कभी बाल कभी गया नहीं हमारा। आज भी वैसा ही घने मुलायम काले बाल, खिले मत वाले बाल। और हम डाबर का तेल तो नहीं लगाते थे, सरसों का तेल लगाते थे हम लोग, है ना। तो हम लोग सरसों के
का बचपन में तेल लगाते थे, और सरसों का तेल लगा के हम केलो नदी में फिर डुबकी मारते थे। पहले क्या करते थे, नहाते थे, नहाने के बाद फिर बाहर निकलते थे, फिर थोड़ा तेल लगाते थे, फिर दोबारा नहाते थे। हाँ, तो ये तरीका होता था हमारे समय नहाने का। तो पता नहीं वो देसी जो तरीका है वो सबसे अच्छा, वही सक्सेस हुआ होगा, और तो कुछ नहीं। और अभी जैसे बोल रहे हो कि फैन फॉलोइंग जो आप बोलते हैं, हमने कभी फैन को मेल फीमेल के नज़र से देखा नहीं। तुम लोग मानोगे नहीं ये बात, मैं जान रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं जो दिल की बात कह रहा हूँ कि फिर से याद दिला देता हूँ, भाभी नहीं देखेंगे हम लोग भी नहीं बताएंगे। हाँ, तो ठीक है, तो फिर क्या है, मेरे बहुत सारे फीमेल फैन हैं। क्या है कि लड़कियां मेरे को देखती ही पागल हो जाती हैं, और क्या लड़कियां जब मुझे देखती है ना, तो कई को तो उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, बेहोश हो जाती है। ठीक है, खुश। ये काट के डालेंगे अपन अगले शो के टाइम जीवन पे मेरे को जब भेज देना, और जीवन मेरे को खास तौर पे बोलना कि भैया ले जाके चुपके से भाभी को दिखाओ। अरे अभी तो तुम लोग बोल रहे थे भाभी नहीं देखेगी, तुम लोग निकलवा लिया है। हम दिखाएंगे वो नहीं देखेंगे। चलो, एक नाम है भी मेरे पास, एक क्या बहुत सारे नाम है। सबसे एक जो नाम है वो है अनुराग शर्मा जी। दोस्ती है, दुश्मनी है, प्यार है, मोहब्बत है, क्या है? नहीं यार, प्यार ही है, कहीं दुश्मनी नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। और आप किस परिप्रेक्ष्य से पूछ रहे हैं, अगर खुल के पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तो अभी लास्ट टाइम हम लोग सारेगामापा के लॉन्च पे मिले थे, तो मैं अनु बोलता हूँ उसको, और अनु आके पीछे से मुझे ऐसा पकड़ लिया, और भैया बोल करके उसने, मतलब मुझे जब उसने गले लगाया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई आर्टिस्ट गले लगा रहा है, मुझे ऐसा लगा मेरा छोटा भाई गले लगा रहा है, छोटा भाई है मेरा वो, है ना। और जितना अच्छा आर्टिस्ट है उतनी अच्छी तरीके से अपने से बड़ों की इज्जत करना भी जानता है वो। और किसी भी काम में, और जो एक ही प्रोफेशन में है, तो कभी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी मोटी हो जाती है, और लेकिन वो अभी ऐसा कुछ है नहीं अभी तो। मैं तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरे काम की इज्जत करता है, और मैं भी उसके काम की इज्जत करता हूँ। तो ऐसी तो कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, अगर खुल के आप पूछेंगे तो मैं शायद बता पाऊंगा। मेरा सीधा ये, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है लोगों को। अच्छा, जहाँ तक मैंने जाना हुआ है कि नितिन दुबे, अनुराग शर्मा के बीच में प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम, ये ना वो जानते हैं, ना हम जानते हैं, और ना शायद आप जानते हैं जी। लेकिन वो हर बार ऐसा क्यों, ये तकरार ही है, क्यों ये प्रॉब्लम ही है, ऐसा देखने को मिलता है। जबकि ऐसा आप दोनों के साथ में काम करता हूँ, मुझे ऐसा लगा नहीं। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। वो मैं अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ, है ना, और वो अपने फील्ड में काम कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि मैंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे उसके काम करने की स्टाइल को देख के लगता है कि मेरे से इंस्पायर्ड कई बार लगता है। जैसे भी वो एक्टिंग कर रहा है, तो उससे पहले मैं एक्टिंग किया हूँ। उसने बाल लंबे कर लिए, उससे पहले मेरे बाल लंबे थे, अभी भी है। लेकिन उसका थोड़ा पेट निकल रहा है, मेरा नहीं। हाँ, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा फिट है। उसके बॉडी वो जिम करता है, मैं यार दुबला पतला हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात। तो ये भाइयों का प्यार वाली बात ही है, और जो लोगों को लगता है वो कुछ है नहीं, ये दिख रहा है। अब देखो, मैं यूट्यूब चैनल पे सीरियस हूँ, है ना, मैं बहुत काम करता हूँ, अभी वो भी सीरियस हो गया। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर हमारे छत्तीसगढ़ में 2-3 जो बेस्ट आवाज़ें हैं, उनमें अनुराग हैं, सुनील भाई हैं, और इनके बीच में कहीं मैं भी, एक छोटा सा मेरा भी जगह है, मैं भी कहीं पर हूँ एक आध किसी जगह पे। ये बड़े कलाकार की पहचान, यही पहचान है, यही पहचान। तो ये जो चीज़ें हैं कि भाई आपके नकारने से सत्यता बदल नहीं जाएगी, है ना। अगर मैं बोलूं कि नहीं सुनील सोनी अच्छा सिंगर नहीं है, तो मेरे कहने से उनकी अच्छाई कम नहीं हो जाएगी। Exactly. है ना, मैं बोलूं कि अनुराग शर्मा एक अच्छा सिंगर नहीं है, तो मेरे कहने से उसकी अच्छाई कम नहीं हो जाएगी। मुझे लगता है कि टैलेंट कम नहीं हो जाएगा। हाँ, अच्छाई मीन्स मतलब जो भी अच्छे गुण हैं, तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये ज़रूर सोचें कि जिसे जनता ने स्वीकार कर लिया, उससे आप और हम कौन होते हैं स्वीकार करने वाले? क्या बात है, वाह वाह। है ना भाई, ये लोग अपने, इनको जनता ने स्टार बनाया है, तो जिनको पब्लिक ने स्टार बनाया, पब्लिक ने हमको भी स्टार बनाया। तो जब पब्लिक हमको स्टार बनाती है तो हम बड़ा खुश होते हैं। अब वही पब्लिक जब किसी दूसरे को स्टार बना रही है या किसी दूसरे गाने को हिट करे, तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है भाई? ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ एक ही आर्टिस्ट का गाना चलेगा। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, सबका गाना चलेगा, सबका स्वागत है, और सब भाई जैसे हम लोग, अच्छा संबंध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है। कंट्रोवर्सी बहुत होती है भैया आपके, मैंने ऐसे सुना है जी। एक बार मैंने सुना था कि शायद कहीं पे आया था, इंस्टा में या किसी में आया कि कहीं शो हो रहा है आपका, और उसके बाद आपने कैंसिल कर दिया। कोई ये बोल रहा है कि आप आए थे
लेकिन फिर आपने नहीं किया। अच्छा। कोई बोल रहा है कि हमने पेमेंट की हुई है और आज शो था, हमने प्रचार प्रसार कर दिया है और फिर वो आप नहीं आए। अच्छा। एक बार तो आपके साथ शायद राज्योत्सव में ही हुआ कि आपको ही वो पेमेंट शायद वो कम कर रहे थे, तो फिर चक्रधर समारोह में तो उसमें हुआ। ये सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं, मतलब क्यों ऐसा हो जाता है कि ये आपके पीछे पड़ जाती है, ऐसा कुछ क्यों ऐसा है? बहुत बार सुनने में आता है। नहीं, देखो मैं इस पे क्लियर करना चाहता हूँ, ये बहुत कम हुआ है। इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा किया गया हुआ 1-2 बार ही है, लेकिन प्रचार कई 100 बार कर दिया गया है ना। जैसे मैं एक करके आंसर करता हूँ। जैसे अब चक्रधर समारोह की बात है, तो चक्रधर समारोह में मैं तो गया नहीं था कि आप मेरा शो करा लीजिए। मैं तो चक्रधर समारोह में 3-4 बार शो कर चुका हूँ ना। 2011 में किया हूँ, 2012 में किया हूँ, तुम जान ही रहे हो। जो गुलाम अली खान साहब जब आए थे, हरिहरन सर जब आए थे, उस वक्त मैं परफॉर्म किया था। वो एक साथ आगे पीछे ही हमारा परफॉर्मेंस था। फिर 2016 में जब ऋचा शर्मा जी आई थी, उस वक्त भी मैंने परफॉर्म किया था। तो 3-3 बार मैंने परफॉर्म किया था। तो जब जिला प्रशासन ने स्वयं ही मुझे इन्वाइट किया था, तो और एक राशि तय हो गई थी हमारी, जैसा तुम बोलते ना हाईएस्ट पैड सिंगर, बिल्कुल। तो एक हाईएस्ट पैड वाला अमाउंट तय हो चुका था। हाईएस्ट पैड, मैं मजाक कर रहा हूँ, हमारा पेमेंट तो यार बाहर के भोजपुरी कलाकारों की तुलना में आधा भी नहीं होता। तो एक राशि तय हो गई थी। उस राशि के तय होने के बाद उन्होंने मुझे कन्फर्मेशन लेटर भेजा और उसके बाद पोस्टर छप गए और क्या बोलते हैं उसको, ब्राउज़र, वो भी बन गया। इनविटेशन कार्ड में मेरा नाम तक आ गया, सारे बैनर्स, पोस्टर, हर जगह डेट फिक्स हो गया। और रायगढ़ में चारों तरफ बड़े बड़े जो बॉलीवुड सिंगर्स के साथ साथ हमारा फोटो भी लग गया। अब जब महोत्सव शुरुआत होने के 2 दिन पहले मुझे कॉल आता है और कहते हैं कि भाई कि हमारे पास बजट नहीं है। हाँ, तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर बजट नहीं तो बहुत अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं बताइए। तो बोले हम चाहते हैं आप कुछ कम कर दें। तो मैं बोला ये आप बात पहले क्यों नहीं बोले फिक्स करने के पहले? तो बोले फिर भी चूंकि रायगढ़ मेरा शहर है, तो मुझे लगा चलो कुछ बजट का होगा तो अपनी तरफ से मैं समझ लेंगे, कम कर दूंगा। तो फिर उन्होंने जो अमाउंट बोला यार, वो मेरे मेहनताना के जस्ट 50% होता है। मतलब मैं अपने पूरे आर्टिस्टों को बांटूं तो मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि भाई जितनी बड़ी टीम होगी उसके खर्चे उतने बड़े होंगे। अब 27, 28, 30 लोगों की टीम है हमारी, तो उस वैसे खर्चे भी हैं। तो मैं बोला नहीं, इस अमाउंट में नहीं हो पाएगा। तो बोले नहीं, हमारा तो यही बजट है। तो मैंने उनको पूछा अच्छा, तो जो बजट कम है तो क्या जो कैलाश खेर जी आ रहे हैं उनको भी आप लोग 50% दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जायज़ बात है ना, एकदम वैलिड क्वेश्चन। क्या आप उनको 50% दे रहे हैं? कि ये 50% माइनस वाला मार सिर्फ छत्तीसगढ़ी कलाकार के साथ कर रहे हैं क्या? ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि मैन पार्ट महोत्सव में भी आप देखिए, बाहर के जो आर्टिस्ट आते हैं, खेसारी लाल यादव जी आते हैं, पवन सिंह जी आते हैं, इनको देने के लिए आपके पास 15-20 लाख रुपए, और छत्तीसगढ़ी कलाकार को देने के लिए आपके पास 3-3.5 लाख रुपए भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर बजट नहीं है तो फिर ये कैसे आते हैं, इनके लिए बजट कहाँ से आता है, और छत्तीसगढ़ी कलाकारों के लिए बजट क्यों नहीं है? बिल्कुल, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने एक बात रखी थी, और भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से, मैं अपने कैरियर में मुझे इनकम ऑफ सोर्स मेरे जो बहुत सारे हैं, तो मेरे लिए ऐसा भी नहीं है कि यार मैं एक शो छोड़ दूंगा तो मुझे कोई बहुत नुकसान, मतलब कुछ फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि भाई मैं अपने छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक का लेवल गिरा के तो मैं शो नहीं कर सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट और छत्तीसगढ़ी की कला मेरे लिए सबसे ऊपर है। आप अगर ये दिखाएंगे कि भोजपुरी कलाकारों के सामने छत्तीसगढ़ी कलाकार कमतर होते हैं, तो वो मंच में छोड़ दूंगा, वो मैं उस मंच में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सीरियस हो गया अपन, ऐसा लगा। नहीं, तो अब कंट्रोवर्सी की बात की है ना। अब बाकी जो कंट्रोवर्सी की बात है वो फेक है। आप जाके गूगल करो कि नितिन दुबे का यहाँ शो होने वाला था, तो मैंने वहाँ पर बकायदा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है कि ये मेरे नाम को फेक पोस्टर लगाया जा रहा है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की है। अब आप भाई पब्लिक इकट्ठा करने के लिए मेरे नाम का आप प्रचार प्रसार कर दोगे, सही बात, तो गलत है। तो जो खबर झूठी फैलाई गई उस पर मैंने रिपोर्ट भी किया हुआ है। बाकी तो ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है यार। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि ये नहीं है। सीरियस हो गया तो भैया मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत देर से हम बात करें, एक अगर आपका कोई फेवरेट गाना हो जाए तो मजा आएगा प्लीज़। कौन सा सुना बताओ, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं रायगढ़ से हूँ यार, तो मैं अपना वही गाना सुना देता हूँ जो मुझे हर जगह, मतलब जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं, वो बिल्कुल वही गीत सुना देता हूँ, है ना। बिल्कुल। ओ हे
स्वप्न सुंदरी तमोर पहला प्यार रे, देख रहे सपना होगे दीदार रे, रूपवती रूप तोर जोरदार है, कातिलाना अदा तुर नैना कटार है, ते बन जा मुर लैला मजनू बना ले रे, तोला देख के दिल धड़के मुर बार बार रे, मैं रायगढ़ वाला राजा तेरे पुरवाली रानी, आ कर ले मुर से प्यार प्यार रे, आ कर ले मुर से प्यार प्यार रे, हाँ मैं रायगढ़ वाला राजा तेरे पुरवाली रानी, आ कर ले मुर से प्यार प्यार रे, आ कर ले मुर से प्यार प्यार रे। क्या बात, वाह गाने को मन कर गया था मेरे को भी। बीच में डिस्टर्ब ना हो, इंटरप्ट ना हो, इसलिए मैं बस लिप सिंक कर रहा था। मैं भी यही कर रहा था, हालांकि मन बहुत कर रहा था। ये तो समझ आता है, वो एक पता नहीं क्या हो रहा है आपका कि वो स्टेज पे भी दिखता है, वो अभी हम स्टेज पे नहीं है, उसके बावजूद वो और हमको फील हो रहा है कि हम यहाँ पे गाने को नाचने को मजबूर हो जा रहे हैं। मैंने तो मतलब यार जब मैं भैया के साथ पहली बार गया था लाइव इवेंट में, कॉन्सर्ट में, थैंक्स टू यू, आपने ही भेजा था। यू आर माय जूनियर ब्रो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। तो जब शायद तुझे याद होगा मयंक कि भैया के कॉन्सर्ट से जब हम पहली बार, मैं जब वापस आया था, तुझे याद होगा कि मैंने जब तुझे कॉल किया था, बताया था कि भाई नितिन भैया जब परफॉर्म करते हैं, जो एनर्जी होती है यार इनमें, मतलब इलेक्ट्रीफाइंग, बहुत बहुत है ये है जो एक्चुअली है। मैं एक नेम कोट करता हूँ, उसके उससे थ्रू आपको बताऊंगा। उससे नवीन साहू, आप अच्छा जानते हैं? जानता हूँ भाई अपना छोटा, और वो हम लोगों की बात होते रहती है ना, तो उसने एक बार एक बात बोली थी कि हाँ, आपके बारे में ही बात हो रही थी कि भैया का कॉन्सर्ट ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है। तो नवीन ने एक बात बोली, नवीन बोली थी तूने तो कि नितिन भैया के शो का 5 घंटे अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस 5 घंटे में का कहीं का भी क्लिप उठा के आप इंस्टाग्राम में डाल सकते हो। भैया 5 के 5 घंटे में सुरीले रहते हैं। बिल्कुल, हमको अपने शो में खोजना पड़ता है कि हम कहाँ का क्लिप उठाएं। ये उसका कोट है। correct, और ये correct. प्राउडली बोलता है वो correct. कि मेरे बड़े भैया हैं वो, और उनके अगर 5 घंटे का मैं कोई भी क्लिप उठा लूँ तो मैं इंस्टा में डाल सकता हूँ, मेरे साथ ये नहीं होता। हाँ। ये कैसे हो जाता है भैया की, मतलब सबसे पहले तो नवीन ऐसा बोला है, तो नवीन प्यारे छोटे भाई, तुमको बहुत आशीर्वाद, तुम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छे अच्छे गाने तुमने हमको दिए हैं छत्तीसगढ़ में। देखो, जब तारीफ किसी आर्टिस्ट से आती है ना, तो वो तारीफ मुकम्मल कहलाती है। एग्जैक्टली। तो इससे बड़ी इज्जत नहीं हो सकती किसी आर्टिस्ट के लिए कि वो जिस फील्ड में काम करता है, उस फील्ड में काम करने वाले उसके जो सह कलाकार हैं वो उसकी इज्जत करें, उसके काम की, वो उसके क्वालिटी की बात करें। तो मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है। अब ये कैसे होता है ये तो मुझे नहीं पता। मैं शायद, मुझे लगता है, जो मैं यंग जनरेशन से भी कहना चाहता हूँ कि हमने यार तानपुरे पे बहुत रियाज किया हुआ है ना। हमने क्या तानपुरे पे बहुत रियाज किया हुआ है, और घंटों हम बैठ के सा लगाना, है ना। और एक वक्त जब मैं छोटा था तो मैंने किशोर दा के लगभग 500 से ज़्यादा गाने मैंने कंठस्थ कर लिए। अरे बाप रे, बाप रे बाप। और उस वक्त हमारे जो गुरुजी लोग हुआ करते थे, वो कॉन्सर्ट में ये भी स्थिति होती थी कि लोग बोलते थे कि भाई ये हमारा मास्टर नितिन दुबे 13 साल का लड़का, आप किशोर कुमार का कोई भी गाना बोलिए गाएगा, ऐसा चैलेंज कर देते थे। तो मैं, वो रियाज था मेरे को, और एक बार में पूरा गाना गाना और 2.5-3 घंटे तक लगातार गाना। तो ये जो चीज़ है उस वक्त, मतलब उसी शुरू से ऐसा प्रैक्टिस था। उसके बाद क्या था कि हम जहाँ रहते थे, जूट मिल में, हाँ बिल्कुल, जूट मिल, मध्य प्रदेश का एकमात्र जूट मिल था वो। तो उसमें आसपास कॉलोनी होती थी, वहीं हम रहते थे। तो वहाँ की पे एक छत था हमारे घर के ऊपर, तो उस छत पे मैं चढ़ के घंटों गाया करता था। घंटों गाया करता था, मतलब 3-4 घंटे निकल जाते थे। इतना गाता था कि कई बार तो मोहल्ले वाले परेशान हो जाते थे। तो हमारे यहाँ होली त्यौहार के पहले लोग थोड़ा मजाक करते हैं, तो घर के सामने कुछ लिख भी देते हैं। तो एक बार मेरे घर के सामने लिख दिए थे कि तानसेन जोर से चिल्लाओ। तो कई बार तो, और हमारे मोहल्ले में ही दादू लाल जी हुआ करते, जिनका हारमोनियम होता था, तो वो गुजर गए। तो उन लोगों ने मेरे को पंडित दादू लाल ऐसा करके लिख देते थे। तो वो एक अपन, तो मुझे लगता है कि वो बरसों का जो रियाज है वो शायद वो स्टेज में भी दिखाई देता है। और ये कि इतना परफॉर्म करते हुए भी लोग कहते हैं कि भैया आप सुर में रहते हैं, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एक आर्टिस्ट के लिए। अब मतलब मैं ये खुद मानता हूँ 100% लोग आपको प्यार नहीं कर सकते, 100% लोग आपसे नफरत नहीं कर सकते, लेकिन 100% लोग छत्तीसगढ़ के ये ज़रूर बोलते हैं,
चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे नॉर्मल आदमी हो, हम लोग हों, कोई भी हो, कि आप जैसा परफॉर्मर हाँ नहीं देखा किसी ने। जी जी एब्सोल्युटली। ये मैं एक आर्टिस्ट, बतौर आर्टिस्ट मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं एक नॉर्मल ऑडियंस के थ्रू बोलूँ तो शायद मैं और लोगों से कंपेयर कर लूँ, लेकिन जब मैं आर्टिस्ट हो जाता हूँ तो मैं बहुत टेक्निकल चीज़ों को पॉइंट आउट करता हूँ, और ये मैं खुद पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ कि मैंने भी नहीं देखा। अरे नहीं, उसका कारण क्या है ना कि जब आप परफॉर्म करते हैं, देखिए खड़े होकर के गाना आप गा सकते हैं, रियाज करके सुर में गा सकते हैं, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं, आप यहाँ से जंप मार के वहाँ जाते हैं, वहाँ से जंप मार के यहाँ आते हैं, स्टेज पे 4-5 घंटे लगातार गा रहे हो, और आपकी सांस बहुत तेज चलती है। उस वक्त सुर में रहना ये सिर्फ गुरुजनों के आशीर्वाद और ऊपर ये दैवी शक्ति से ही हो सकता है। तो वो चीज़ें, और ये मैं सोच के नहीं करता। अगर मैं टेक्निकली सोचता कि ऐसा करने से मैं बेसुरा जाऊंगा तो मैं करता क्या? तो मैं तो वो मेरे से होता है। जब मैं शुरुआती दौर में ऐसा करता था तो बहुत सारे लोग बोलते थे यार तू इतना परफॉर्म करता है, तेरा सुर नहीं हिलता। तो मैं बोलता नहीं यार, हमारा भी सुर जाता होगा, ऐसा नहीं है। तो फिर अब देखिए 100 में 100 मनुष्य नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आधा 1% 2% अपन, लेकिन कोशिश रहती है कि हम उतना परफॉर्म करने के बावजूद भी लगभग सुर में गाया। तो वो चीज़ें मुझे जिन लोगों ने पॉइंट आउट करके बताया, वो कलाकारों ने ही बताया, मुझे पता ही नहीं था। तो आप भी जो आज कह रहे हैं ये, हाँ बस वही चीज़ है। तो इससे बड़ा, मैं बोला ना कि इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक काबिल कलाकार किसी दूसरे आर्टिस्ट की तारीफ करता है तो उसके लिए उससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही बात जी। लगता है कि बात बिल्कुल वैलिड है। और भैया स्टेज पे परफॉर्म करने की जब बात आ रही है तो इतने सारे, मतलब गिनती नहीं है, हज़ारों स्टेज शोज आप कर चुके हैं। स्टेज पे जब आप होते हैं, कोई ऐसी चीज़ समझ गया लड़का, कोई ऐसी चीज़ जो आपको इरिटेट कर देती हो? क्योंकि एक बार मैंने खुद अपने आंखों के सामने देखा है, हम लोग कहीं लाइव कॉन्सर्ट पर थे, सामने एक छोटा सा लड़का, कम उम्र का लड़का, उसने शायद कुछ अजीब सी बात कह दी थी आपसे। मुझे याद है कि म्यूजिक रुकवा लिया गया, आपने अच्छा खासा डांटा उस लड़के को, और वो डिजर्व भी करता था, क्योंकि भाई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब मत कर यार। हाँ। तो कुछ ऐसी चीज़ इरिटेट जो आपको करे सबसे ज़्यादा वाइल परफॉर्मिंग? इरिटेट तो मुझे कोई चीज़ नहीं करती है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कभी किसी जगह पे, तभी मैं कुछ रिएक्ट करता हूँ। मुझे जल्दी से गुस्सा नहीं आता। आप जो घटना कह रहे हैं, जहाँ तक मुझे थोड़ा याद आ रहा है, अगर ऐसा कभी हुआ होगा तो वो शायद इसलिए हुआ, कई बार क्या होता है कि हम कॉन्सर्ट करते रहते हैं और हमको कोई व्यक्ति जो ऑडियंस होता है वो हमको एक फरमाइश भेजता है, और अगर वो फरमाइश किसी गायकी वाले गाने का है जिसमें आपको एक साइलेंट मोड चाहिए, आपको एक आलाप करना है या कुछ आपको सुर लगाना है, जैसे तो, कौन सा? हाँ, जैसे मान लीजिए, मुझे याद आता है शायद बर्बाद कर दे मोला का फरमाइश आया था, तो उसमें स्टार्ट में एक आलाप है और वो बड़ा मतलब एक गहराई वाला गाना है। तो उस गहराई वाला गाने को गाने के लिए एक मूड होता है आदमी का। अच्छा, ऑडियंस में भी कम से कम इतनी बात होनी चाहिए कि अगर एक फरमाइश किसी आर्टिस्ट की पूरी हो, मैंने किसी जनता की कोई फरमाइश पूरी हो रही है, तो दूसरे जो उनके बगल में लोग हैं, हो सकता है उनका कोई फेवरेट गाना दूसरा हो, लेकिन जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक तो धैर्य रखो। हाँ बिल्कुल। एक आर्टिस्ट एक साथ 10 गाने तो नहीं गा पाएगा ना। अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि बर्बाद कर दे मोला सुनाइए, तो मैं चालू किया, अब वहीं बगल में किसी को मुनगा काड़ी सुनना है तो बर्बाद कर दे मोला एक अलग मूड है, मुनगा काड़ी का अलग मूड है। मुनगा काड़ी तो मैं घूम के डांस करके भी गा सकता हूँ ना, लेकिन बर्बाद कर दे मोला गाने के लिए तो आपको दिमाग वहाँ केंद्रित करना पड़ेगा। तो आप जो घटना कह रहे हैं, मुझे याद आता है किसी ने बर्बाद कर दे मोला की फरमाइश किया और वो मैं आलाप करने वाला था, और मैं गया थोड़ा पानी पिया, और फिर मुझे थोड़ा एक मूड होता है, सैड सॉन्ग है, तो मैंने एक मूड बना कर वो जैसे आलाप कर रहा हूँ तो वो पीछे से मुनगा काड़ी फिर मैं उसको देखा, फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ, फिर तो मुनगा काड़ी फिर मैं बोला बच्चे थोड़ा शांत रहो, फिर गाया तो मुनगा काड़ी तो मैं बोला यार इतना मुनगा लगे, उसका मुनगा फेवरेट सब्जी होगा। तो फिर मैंने रुकवा के फिर उसको थोड़ा डांटा, बोला कि थोड़ा बस ऐसा ही है, ऐसा और ऐसी कोई चीज़ बात नहीं है। मैं एक इंसिडेंट था, मैंने उस दिन मतलब पहली बार देखा था कि नितिन भाई को इतना गुस्सा भी आ सकता है बोला थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा भाई। नहीं, ऐसा नहीं है, सबर का बांध टूट गया। नहीं, क्या था कि वो बहुत देर से बर्बाद कर दे मोला की फरमाइश थी ना, तो मैं उसको बहुत दिल से गाने वाला था, और मैं जब भी गाता हूँ तो बहुत उस गाने को डूब के गाता हूँ। अब वो तो मतलब किसी भी आर्टिस्ट की बात होगी, एक आप सुर लगाने जा रहे हैं और वो राग वाला गाना, शिवरंजनी राग का गाना है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब, हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग यार, ये मेरा भी फेवरेट गाना है। अच्छा, तो थोड़ा सा समझ तो आप गए होंगे। 2 लाइन जी बिल्कुल।
बर्बाद कर दे है मौला, छोड़ दे है रे, छोड़ दे है रे, बर्बाद कर दे है मौला, छोड़ दे रे, छोड़ दे रे, बदनाम कर दे मौला, छोड़ दे रे, छोड़ दे रे, पीरित के रंग मा रंगा के, माया मा मोला फंसा के, दिल मा मोला तय बसा के, पर के नाम के मेहंदी रचा के, सपना दिखा के अपन बना के, काबर मुंह फेर ले रे, मोला तह छोड़ दे रे, बर्बाद कर दे मोला, छोड़ दे रे, छोड़ दे रे। मैं वही दिखा रहा था, रोंगटे खड़े हो गए मेरा भाई, रोंगटे खड़े हो गए, मतलब थोड़ा सा हार्ट बीट तेज हो गई थी। मेरा बहुत फेवरेट गाना है भैया। तो अब आप फील करो कि अब ऐसा गाना गाना हो तो उसके लिए कितना वाइब चाहिए, कितना वो चाहिए। और अब मैं आलाप करने जा रहा हूँ, उसका स्टार्ट अलाप है, ओ बेवफा, अभी मैं गा रहा हूँ ना, उनका काड़ी नितिन भैया, उनका काड़ी तो होगा ना, वो मारता खैर मैं ये समझता हूँ। और काफी देर हो गया और मैं जानता हूँ कि भैया का भी वक्त बहुत कीमती है। दूसरा आपको शो में भी निकलना है, मेरे को कॉन्सर्ट में निकलना है, मल्हार महोत्सव जाना है, इन लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं ऐसा करके। और बताओ, तो मैं वही कह रहा था कि मैं आपको और लेट यार मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ, निकलवा कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हो। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा और समय इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि अपन एक और एपिसोड शूट कर लेंगे। बहुत सारी बातें रह गई हैं भैया। तो अब 25 साल को तुम इतने कम समय कहाँ कर 25 साल कैरियर पूरा होगा। इस 25 साल मैं दर्शकों से भी बता दूं कि 3 अप्रैल 2026 को जो मेरा पहला गाना था उसका हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। नितिन दुबे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये गाना आएगा, मनमोहनी गाँव गोरिया पार्ट 2। तो आप भी अपील कर दो। बिल्कुल, तो ये गाना ज़रूर देखना है और गाना देखना ही नहीं है, उसमें नाचना भी है। बिल्कुल। और मुझे हालांकि बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाचने का मन खुद ब खुद हो जाएगा। अंदर की बात बता दूं कि रिलीज़ होने से पहले मैंने वो गाना सुन लिया तो मैं तो नाचा था। तो आप डेफिनेटली नाचेंगे, इसलिए मनमोहनी गाँव के गोरिया 2 ज़रूर सुने, ज़रूर देखें। और इससे पहले कि हम भैया को यहाँ से कहें कि भैया आप कॉन्सर्ट में जा सकते हैं और वो हमें छोड़ के चले जाएं, एक और चीज़ है भैया, एक मूवी भी आ रही है लास्ट, अगर अच्छा हाँ मेरी उसका भी ज़रूर बताएं, लोगों को इंतज़ार है काफ़ी उसका। बिल्कुल, लास्ट सवाल है जी। तो मेरी मूवी आ रही है मैं राजा सुपरस्टार, और पोस्टर मैंने देखा है भैया, जी 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 जबरदस्त पोस्टर है। जी जी धन्यवाद। तो उसमें लीड एक्ट्रेस एल्सा घोष जी हैं, हमारे हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस में से। और एक्चुअली ये जो फिल्म है, ये फिल्म मेरे पास पिछले 1-1.5 साल से मतलब मुझे ऑफ़र हुई थी। तो मुझे यार, मैं इतना व्यस्त आदमी हूँ कि मैं हमेशा निर्माता को बोलता हूँ मेरे साथ पिक्चर मत करो है ना, क्योंकि मेरे साथ पिक्चर करोगे तो तुम्हारी पिक्चर 1 साल 2 साल तक पूरी नहीं होगी। तो मैंने उसको पहले जब वो फिल्म मेरे पास आई, अंतरा फिल्म प्रोडक्शन, संतोष सिंह ठाकुर जी इसके निर्माता हैं, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेज दिया। यकीन नहीं करो 6 महीने तक मैं स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं, वो पढ़ा हुआ था। फिर एक दिन वो घर आए तो मैं बोले अरे अच्छा आपने स्क्रिप्ट पढ़ लिया? बोला तो मैं पढ़ा तो था नहीं। मैं बोला हाँ मैं पढ़ लिया। तो बोले कि कैसा लगा कहानी? बोला नहीं कहानी तो पढ़े हैं नहीं अपन, है ना। तो मैं बोला नहीं कहानी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नहीं तो आपको उसका क्लाइमेक्स कैसा लगा? तो फिर मैं बोला देखिए मैं पढ़ा नहीं हूँ। फिर बोले मैं इसको पढ़ता हूँ। फिर मैं पढ़ने के नाम पे फिर 2 महीने तक नहीं पढ़ा। फिर वो दोबारा आया तो मुझे लगा यार, एक व्यक्ति जब किसी एक आर्टिस्ट के पीछे इतना पड़ा हो, तो मैं फिर उनको पूछा यार देखो मैं गानों में एक्टिंग करता हूँ, पर्दे पर आप मुझसे करवा लेंगे? तो बोले सर मैं आपका कॉमेडी देखा हूँ, लाली भाजी देखा हमने, कुछ ही पान देखा आपका, ये देखा वो देखा। मैं बोला देखो यार मैं उतना अच्छा ठीक है गाने कर लेता हूँ बट एक्टिंग अलग चीज़ होती है। तो बोले नहीं सर आप हो जाएगा। वो तो बोले जब तेरे को लग रहा है हो जाएगा तो मेरे को क्या करना है यार, बोला कर लेते हैं। बोला चलो कर लेते हैं। फिर मैंने उसके बाद भी मैं सोचा कि यार पिक्चर छोड़ दूँ बोल के। देखो सच बता रहा हूँ, तो मैंने एक बड़ा सा अमाउंट बोला उनको
मैंने बड़ा सा अमाउंट बोला, जैसे ही मैंने बड़ा अमाउंट बोला ना, उन्होंने तुरंत चेक निकाला, साइन किया, मुझे दे दिया। तो मेरा मैनेजर जीवन बोला, भैया लग रहा है आप कम बोल दिए। तो फिर मेरे को लगा यार अब तो हो गया साइन, और वो एक्सीडेंटली ऐसा वो साइन हुआ, चेक मेरे हाथ में, वो लोग फट फोटो खींचे और अगले दिन मीडिया में आ गया कि नितिन दुबे ने फिल्म साइन किया। तो वो उसके बाद फिल्म साइन करने के बाद भाई मैं कहानी पढ़ा। अब तो करना ही है, फंस तो गया हूँ, करना ही है। लेकिन जब कहानी पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये सच में मेरी कहानी है या एक गांव के लड़के की स्टार बनने की कहानी है, और हट के है, जो लव स्टोरी से आप बोलते हैं ना कि एक हट के एक अलग कहानी है। फिर मैंने इस फिल्म का म्यूजिक करने की जिम्मेदारी मैंने ली, और इसके अभी गाने रिकॉर्ड किए हमने, बहुत प्यारे गाने बने, और मूवी भी बहुत अच्छी बनी है। मुझे लगता है कि एक बिल्कुल हट के मूवी है, लोगों को, दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, और थोड़ा बहुत कुछ कमी भी होगा तो आप लोग उसको नज़रअंदाज करके उस पर ध्यान मत दीजिएगा, और बस आपको तो बस फिल्म के गाने सुन के ही मजा आ जाएगा। बाद में तो पिक्चर देखे। ये कब आ रही है भैया पिक्चर? अभी तो फिल्म लगभग 70% शूट हो गई है, क्लाइमेक्स बचे और गाने बचे, तो हम लगता है कि 1-आध महीने में पिक्चर कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन होगा, तो इस साल के आखिरी या अगले साल की शुरुआत में मूवी सिनेमाघरों में होगी। क्या बात है, 2026 के आखिरी या 2027 की शुरुआत में आपको देखने को मिल जाएगी मूवी। नितिन भैया उसमें रहेंगे एज एन लीड एक्टर, प्लस म्यूजिक तो वो संभाल ही रहे हैं, जो कि इतने सालों से वो संभाल रहे हैं। और भैया ने जब बोल दिया है कि गाने सुन के मजा आ जाएगा, तो एक म्यूजिकल हिट ये हो सकती है, मैं ये श्योरली कह सकता हूँ। बिल्कुल। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। कि बहुत मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत साल की कड़ी मेहनत के बाद नितिन भैया को हम बुला पाए। बहुत इंतजार के बाद भैया का समय मिल पाया। ये मैं बता दूं, ये लोग मेरे पीछे 5 साल से लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट 2021 रायगढ़ वाल राजा के समय से लगे हुए, और 5 साल बाद अभी पकड़ में आया हूँ। पकड़ में नहीं आया हूँ एक्चुअली, मैं आज इन लोगों ने मेरे को बोला, और मैं कॉन्सर्ट में जा रहा था, बोला नहीं यार आज करते हैं बोल के। भैया अपने प्रॉमिस के कारण, क्योंकि भैया ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर तू पॉडकास्ट करेगा, तेरा पहला पॉडकास्ट का एपिसोड मेरा होना, पहला गेस्ट मैं रहूंगा। और भैया ने बात तुझसे कही थी, मैंने बोला कि इंतजार जरूर कर लूंगा मैं, लेकिन होगा तो पहले यही। नहीं, एक्चुअली उसका कारण क्या था कि जब हम गाड़ी में थे, तुम मेरे साथ गाड़ी में थे, तो तुमने शेयर किया कि भैया मैंने इतना ट्राई किया, आपने डेट नहीं दिया, ऐसा करके जब तुम शिकायत की, तो मेरे को लगा कि यार कुछ ज़्यादा ही हो गया बोल के ना। तो मैं बोला कि अच्छा तू जब करेगा ना, तो मैं वादा करता हूँ कि पहला एपिसोड मैं आऊँगा। तो यार अब वादा किया है तो निभाना। तो आपने पूरा किया भैया वादा, थैंक यू सो मच। और आपके बहुत सारे जो गाने हैं वो बहुत हिट हों फिर से, जो कि होंगे ही। 25 साल पूरा होने पे फिर से एक बार और आपको बधाई। और मनमोहनी गांव के गोरिया 2 तो सुपर हिट है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने सुन लिया है, तो इसीलिए। और आप लोग भी सुनो, बहुत सारा प्यार दो, और ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो कलाकार और बड़े बनते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया एक बार फिर से। कुछ सवाल बाकी हैं, इसके लिए नितिन भैया को एक बार फिर से बुलाना पड़ेगा, लेकिन सोचना पड़ेगा यार फिर से 5 साल लग जाएगा क्या भाई? हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी एक बार फिर से हम सुपरस्टार नितिन दुबे को आप सभी के सामने लेकर आए। फिलहाल 0 वर्ड्स में इतना ही। अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड जरूर रहना, क्योंकि सिर्फ नितिन दुबे ही नहीं, ऐसे बहुत से और कलाकार हैं जिनकी स्टोरीज आप सभी के पास तक आनी है, तो उनकी भी स्टोरीज आएंगी। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। एक मासूम सा चेहरा शायद अगले एपिसोड में नजर आएगा हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल, तो उसके लिए तैयार हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, ताकि आप लोग ये देख सकें। भैया अगर आप बोल दो तो कर लेंगे, आप बोल देंगे तो भैया कर ही लेंगे। मतलब इतने प्यारे प्यारे हमारे छोटे भाई लोग, क्या आवाज़ है इनकी, है ना? तो इनकी आवाज़ को सुन के सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मेरी आवाज़ को सुन के सब्सक्राइब कर लीजिए, या जो अगली प्यारी जो चेहरा जो आने वाली है उनको देख के सब्सक्राइब कर लीजिए ना। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो और प्यारे प्यारे कलाकार और भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बिल्कुल, ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जुड़े रहिएगा अगले एपिसोड के लिए भी। थैंक यू सो मच। जय जोहार। जय जोहार।